So this is a Competition Act of 2002. This is an important statute and relevant for our CBI exam as well. तो इस वीडियो में इस वीडियोस के थ्रू आई विल ट्राई टू कवर द कंपटीशन एक्ट. Will deal to try to deal with some concepts, some little bit concepts, as well as be it for the prelims purposes. So before I start competition act, I will give a brief overview कि होता क्यों है, क्या है ये और क्यों होता है. देखिए, कंपटीशन एक्ट का जो उद्देश्य है वो ये है सिर्फ कि जो मार्केट में इकोनॉमी में जो हेल्दी कंपटीशन बना रहा है और कोई भी अपनी पोजीशन को मिसयूज़ ना कर सके, कोई भी एक ऐसा कृत्य या कोई भी एक ऐसा एक्ट ना कर सके जिससे कंपटीशन पे बुरा प्रभाव पड़े. और ये बात आप इसके प्रियम्बल में देख सकते हैं. एन एक्ट टू प्रोवाइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इसमें कमीशन इस्टेब्लिश होता है कंपटीशन एक्ट के अंदर, हम आगे देखेंगे जो कंपटीशन कमीशन बोलते हैं. टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस दैट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, टू प्रमोट सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स and to ensure freedom of trade carried on by other participants in market and for the matters connected therewith. तो ये इसका सिंपल सा उद्देश्य है, इसका पर्पस है. ध्यान रखना एक्ट नंबर 12 है, जैसे फैक्चुअल अपने याद करने की चीज़ें हैं ये. और 13 जनवरी 2003 डेट याद रखनी है अपने को. और इट शैल कम इन टू फोर्स फ्रॉम, ये अपनी डेट है 31 मार्च 2003. ठीक है, ये एसेंट की डेट है, प्रेसिडेंशियल एसेंट कब मिली है उसको. और एनफोर्समेंट डेट आपको खुद याद रखनी पड़ेगी. अब और इससे कंपटीशन एक्ट के अंदर हम और अंदर जाएं, इससे पहले मैं बताता हूँ, ये आपको दिखाता हूँ आर्टिकल 19 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन अपना फ्रीडम देता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के जी में टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस. साथ में ही ये रेस्ट्रिक्शंस भी देता है कि आप ट्रेड बिजनेस वगैरह कर तो सकते हो, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि स्टेट कैन मेक्स एनी लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. तो आप समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ कि कंपटीशन एक्ट जो है, इट इज़ ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक, फॉर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो 19 क्लॉज 6 में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उससे निकलता हुआ एक्ट है कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002. साथ ही मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं, ये तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया. इसमें सेक्शन 27 है विच सेज कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड. एनी अग्रीमेंट बाई विच एनी वन इज रिस्ट्रेंड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड. अभी हमारे लिए इतना ज़रूरी है पढ़ना, तो सेक्शन 27 में भी इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ सेक्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम कंपटीशन एक्ट. दीज आर सम जनरल स्टैट्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, जहाँ से हम देखते हैं कि कहाँ से इस एक्ट का, कंपटीशन एक्ट का जन्म हुआ, कहाँ से इसका बर्थ हुआ. सेक्शन 27 भी है कि आप ऐसा कोई ट्रेड नहीं कर सकते जिससे आप किसी को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो. तो अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है. ठीक है, अब हम जाते हैं सेक्शन कंपटीशन एक्ट के अंदर, सेक्शन 3 के अंदर. सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आर्टिकल 19 1G एंड क्लॉज 6 हमने इसलिए पढ़ा ताकि हम सेक्शन 3 को अच्छे से समझ सकें, विच टॉक्स अबाउट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स. ऑल्सो ये सम डेफिनेशन क्लॉजेज हैं इसके अंदर, जो हमारे रेलेवेंट डेफिनेशन क्लॉज आते रहेंगे, वी विल रीड इट अकॉर्डिंगली. मैं सारे डेफिनेशन क्लॉज ए से लेकर जेड तक नहीं अभी करा रहा, उससे क्या एक्ट बिकम्स बोरिंग एंड आप समझ में भी चीज़ें नहीं आती, ये मेरा मानना है. तो कुछ चीज़ें हैं इसमें जो पहले मैं जाननी ज़रूरी है डेफिनेशन क्लॉज के अंदर. काफ़ी टेक्निकल टर्म्स हैं इसमें, सब कॉर्पोरेट वाले टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे एक्विजिशन मीन्स एग्रीइंग टू एक्वायर, शेयरिंग वोटिंग राइट्स ऑफ एन एंटरप्राइज, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, किसी एंटरप्राइज का मैनेजमेंट में कंट्रोल करना, वोटिंग राइट्स को एक्वायर कर लेना, शेयर्स एक्वायर कर लेना, एसेट्स एक्वायर कर लेना, दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन. और फिलहाल 2-3 डेफिनेशन हैं जो पहले इंपॉर्टेंट है, वो मैं देख रहा हूँ. कंज्यूमर देखिए, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज अ गुड्स फॉर कंसिडरेशन पेड, प्रॉमिस पार्ट पेड. एंड कंज्यूमर में जो बंदा खुद बाय करता है वो साथ में यूज़र भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, मैंने कार परचेज़ करी अपने लिए तो मैं बायर हो गया, लेकिन मैंने वो गिफ्ट कर दी किसी को और वो उसे यूज़ कर रहा है मेरी परमिशन से, तो वो ऑल्सो बिकम्स अ कंज्यूमर.
दैट इज ये दिखा यहाँ पे, when such use is made with the approval of such person, whether such purchase of sale is of goods is made for any commercial purpose or personal use। देखिए जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें ये वाला टर्मिनोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलेगी कमर्शियल पर्पस के लिए। वहाँ नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए अगर होता है तो कंज्यूमर में इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी वाइड है। ये बस अपने रीडिंग इन अफेयर्स की हायर्स और अवेल, कोई सर्विस अवेल करता है, कोई गुड्स बाय करता है, वो सेम डेफिनेशन है। और यूज़र भी इसमें इंक्लूड होता है फॉर कमर्शियल पर्पसेज और फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2H विच मीन्स एंटरप्राइज। एंटरप्राइज में क्या डेफिनेशन है, मीन्स एन पर्सन और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट विच इंक्लूड्स यूनिट, डिवीजन, सब्सिडरीज एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ये पढ़ के समझ में आ जाइए आराम से। बॉडी कॉर्पोरेट, अंडर राइटिंग, डिबेंचर, शेयर एक्सेट्रा। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बस। बट डज नॉट इंक्लूड एनी एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू सोवरेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, including all activities carried by Department of Central Government dealing with atomic energy, currency, defense and space। This is for national interest के को ध्यान में रखते हुए इसको एक्सक्लूजन दिया गया है। कोई भी ऐसा फंक्शन, गवर्नमेंट तो वैसे इंक्लूडेड है, गवर्नमेंट भी कॉरपोरेट अपने आर्टिकल 300 में है ना कि गवर्नमेंट कैन ऑल्सो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह। तो गवर्नमेंट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट कैन डू सच फंक्शंस ऑल्सो फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़। बट ये एक्सक्लूड है जो एक्सक्लूसिव सोवरेन फंक्शंस हैं, जहाँ पे एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, डिफेंस एंड स्पेस का रोल है, तो वहाँ पे एक्सक्लूजन हैज़ बीन गिवन। अब हम आते हैं सेक्शन 3 के अंदर। सेक्शन 3 बात करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स की। अभी हमने देखा आर्टिकल 19G, आर्टिकल 19(6) और सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि यू कैन नॉट एंटर इनटू सच एग्रीमेंट वेयर यू आर रिस्ट्रेनिंग सम पर्सन। और जहाँ पे भी आप किसी को प्रोफेशन करने से रोकते हैं, ट्रेड करने से रोकते हैं, उसके एक छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिलता है हमें सेक्शन 3 के अंदर, विच टॉक्स अबाउट कि आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते विच इज़ एंटी कॉम्पिटिटिव इन नेचर। सपोज़ मैं और आप सपोज़ फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एंटर कर देते हैं एग्रीमेंट के अंदर। ये कार मैन्युफैक्चर है, ये व्हील मैन्युफैक्चर है, दोनों एग्रीमेंट में कर देते हैं कि तो ए बोलता है और बी अगर कर देते हैं कि हाँ मैं ये व्हील है ना, आपकी कार के जो व्हील हैं, ये ए बोलता है कि मेरी कार के जो भी व्हील्स हैं वो आप ही सेल करना। एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट में एंटर कर देते हैं, या कोई प्राइस फिक्स कर देते हैं कि इस प्राइस से नीचे हम सेल करेंगे ही नहीं। मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट विच अफेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ इकोनॉमी, तो दिस इज कॉल्ड एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। ऐसा होगा तो जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, ऑब्वियसली दे विल फेस डिफ़िकल्टीज़। कई बार होता है ना कि यार ये प्रोडक्ट तो हमारी कार में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया और ये जो पार्ट है इसका वो इसी शॉप पे मिलेगा, वो या वो इसी रीसेल यूनिट पे मिलेगा। फिर हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं कि यार ये तो बड़ी दिक्कत है, तो बड़ा ही एक इनकन्वीनियंस है। तो यही एक छोटा सा एग्जांपल है। अभी हम आगे देखेंगे कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो सिंपल ये बोलता है नो एंटरप्राइज एसोसिएशन, एंटरप्राइज हमने पढ़ लिया 2H के अंदर ऊपर, और पर्सन ऑफ एसोसिएशन दे शुड नॉट एंटर इनटू एग्रीमेंट which is likely to cause appreciable adverse effect on competition within India। आया समझ में ये कि कोई भी एंटरप्राइज, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ एसोसिएशंस, वो सब इंक्लूड हो गए इसके अंदर। दे शिल नॉट एंटर इन सच एग्रीमेंट which is causing appreciable adverse effect on competition within India। ठीक है भाई। अब सपोज करो आप ऐसे एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर गए, तो क्या होगा उस एग्रीमेंट का नेचर? क्या वो एग्रीमेंट वॉइड होगा, क्या वो एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा, क्या वो एग्रीमेंट वैलिड होगा? तो इसका आंसर सेक्शन में लिखा है कि एनी एग्रीमेंट विच यू हैव एंटर्ड, सच एग्रीमेंट यू हैव एंटर्ड shall be void। तो सेक्शन 2G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है विच सेज एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड void एग्रीमेंट। तो लॉ विल नॉट एनफोर्स सच एग्रीमेंट्स। ठीक है। और हमने
ऊपर देखा है कि एंटरप्राइज में, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, तो एंटरप्राइज में क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड है। एनी गवर्नमेंट के सोवरेन फंक्शंस विच आर रिलेटेड टू एटॉमिक डिफेंस एक्सेट्रा, तो वो चीज़ एंटरप्राइज की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है। तो ध्यान रखना जब भी आप एंटरप्राइज पढ़ो तो वो दिमाग में रखना कि वो चीज़ एक्सक्लूडेड है सोवरेन फंक्शंस वाली। कल को अगर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू फॉर्म में ही कि दिस टू एटॉमिक गवर्नमेंट की एटॉमिक एजेंसी एंड डिफेंस एजेंसी है एंटर्ड इनटू सम एग्रीमेंट विच इज़ एंटी कॉम्पिटिटिव इन नेचर, तो विल इट सच एग्रीमेंट बी void or not? तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी void because that enterprise has been excluded from definition of enterprise itself from in the which we can see from section 2H of competition act। ठीक है, ये रहा। अब सेक्शन 3(3) हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे लिख तो दिया कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन विद इन इंडिया। अब इसको डिसाइड कौन करेगा और है क्या ये एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन विद इन इंडिया? कोई डेफिनेशन तो है नहीं इसकी, कोई डेफिनेशन क्लॉज में हमारा कहीं मीनिंग हमने पढ़ा नहीं कि भाई एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट इसे कहा जाएगा, क्योंकि तो बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। क्या पता मेरे लिए वो एडवर्स इफेक्ट हो ना हो, मैं एज अ कंज्यूमर मेरे लिए भी मुझे लगता हो कि भाई ये तो फ़ायदा चीज़ वाली चीज़ है मेरे लिए, तो या आपको लगता हो कि नहीं है तो बड़ा ही एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रही है, बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो इसको हम सेक्शन 3 अगर 3 क्लॉज 3 में जाएँ तो देयर आर सम एक्ट्स विच हैज़ बीन डिफाइंड बाय दिस सेक्शन विच आर कॉल्ड presumed which these are some acts under section 3(3) which are said to be presumed acts which are appreciable in nature, which are causing adverse effect on in adverse effect। ठीक है, एनी एग्रीमेंट एंटर्ड, अब इसको रीडिंग करें, एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन एंटरप्राइजेज, मैं बार बार पूरा नहीं बोल रहा, एंटरप्राइज एसोसिएशन एक बार बोल रहा हूँ। एनी एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन एंटरप्राइजेज which determine purchase or sale price, which limits or control production, which share the market source of production, number of customers, directly result in bid rigging, collusive bidding, these are these हाँ पे लिखा है shall be presumed to have appreciable adverse effect on competition। तो ये जो सेक्शन 3(3) के अंदर कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं, दीज आर शेल प्रजम्पशंस है, और अगर ऐसा आप शो करते हैं कि हाँ जी ये एग्रीमेंट इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, या तो वो सेल प्राइस परचेज प्राइस डिटरमाइन कर रहा है, या वो प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है। होता है ना कई बार कि स्टॉक कर लेते हैं सामान, प्याज स्टॉक कर ली, कोई प्रोडक्ट कंपनी ने स्टॉक कर लिया, और जब प्राइस उसका बढ़ गया तो फिर एकदम से मार्केट में उसको आउट कर दिया, बिड रिगिंग कर दिया आपने, कॉल्यूसिव बिडिंग कर दी। तो इन एक्ट्स को आप देयर हैज़ ए मैंडेटरी प्रजम्पशन कि दे आर कॉजिंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। हाँ, लेकिन शैल प्रजम्पशन है तो इट कैन बी रिपीटेड, इट कैन बी डिसप्रूव्ड। ठीक है, बट मैंडेटरी प्रजम्पशन है। अगर ये शो कर दिया तो बर्डन ऑफ प्रूफ जिस एंटरप्राइज ने ये सच एग्रीमेंट में एंटर करा है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है टू रिबट इट कि आवर एग्रीमेंट इज नॉट कॉजिंग एप्रिशिएबल इफेक्ट ऑन कंपटीशन ऑन इकोनॉमी। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है कि ये तो हमने दो चीज़ पढ़ी हमने सेक्शन 3 के अंदर, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या है, फिर हमने जाना कि एग्रीमेंट के नेचर क्या होता है, भाई वॉइड होता है। फिर हमने जाना कि कुछ ऐसे एक्ट्स हैं विच आर प्रिज्यूम्ड टू बी कॉजिंग एप्रिशिएबल इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट इन ऑन कॉम्पिटिशन। ठीक है, हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस which are there in section 3 itself, we will read it, some exception और some safety valves कह सकते हैं कि अगर आपने ऐसा एग्रीमेंट किया है, देखो हमने पढ़ा कि एग्रीमेंट्स अगर आपने ऐसे ऐसे करा विच कॉजिंग इफेक्ट ऑन कंपटीशन तो वो वॉइड होगा। लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर आपने जॉइंट वेंचर किया है, दो एसोसिएशंस ऑफ बॉडी एसोसिएशंस ने जॉइंट वेंचर में एंटर करे हैं और सच जॉइंट वेंचर प्रोड्यूस एफिशिएंसी, तो such agreement will not be void, such agreement will not be said to be an anti competitive agreement। दूसरा, आपने एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट
के लिए एग्रीमेंट एंटर किया है, दैट ऑल्सो विल नॉट कॉज अफेक्ट ऑन आवर इकोनॉमी और आवर कॉम्पिटिशन। तीसरा, अगर IPR राइट्स हैं आपके, जैसे आपकी जो पर्सनल ट्रेडमार्क, आपके जो भी इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट हो गए, जोग्राफिकल इंडिकेशंस हो गए, तो उनको भी प्रोटेक्ट किया गया है इस एक्ट के अंदर। ठीक है, अब ये चीज़ मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये यहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको भी। ये देखिए, पहला एक्सेप्शन ये रहा, सेक्शन 3 क्लॉज 5 के अंदर, सबसेक्शन 5 के अंदर, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल रेस्ट्रिक्ट एनी राइट ऑफ पर्सन टू रिस्ट्रेन एनी इन्फ्रिंजमेंट और इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एनी ऑफ राइट्स विच हैव बीन कन्फर्ड अपॉन हिम अंडर कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्ट, जोग्राफी, GI एक्ट, डिज़ाइन एक्ट, सेमीकंडक्टर एक्ट या एनी अदर एक्ट। ठीक है, दूसरा, टू एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम इंडिया, एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट हो गया, टू प्रोडक्शन, सप्लाई, कंट्रोल ऑफ गुड ऑफ सच एक्सपोर्ट। तो क्या क्या एक्सेप्शंस क्या क्या हो गए हमारे, IPR राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट्स और जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर यहाँ तो लिखा नहीं है, कहाँ लिखा है फिर जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर ऊपर लिखा है, ये रहा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू एनी एग्रीमेंट entered in by joint ventures if it increases efficiency in production, supply, acquisition और control of goods। देखिए, बैलेंस करा गया है राइट्स को, कंपनीज के राइट को, एसोसिएशंस के राइट के, एंटरप्राइजेस के राइट्स को, साथ में इकोनॉमी एट होल या कॉम्पिटिटिव मार्केट को। ठीक है, तो 3 एक्सेप्शन हमने जान लिए, सेक्शन IPR राइट्स हो गए, एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट हो गए और जॉइंट वेंचर हो गए। तो अब सेक्शन 3 को आप व्हेन यू रीड इट बाय योरसेल्फ इन रिवाइज सेक्शन 3 यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होते क्या हैं, ये विच कॉज एडवर्स इफेक्ट, क्या नेचर होता है उनका, वॉइड होता है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कौन कौन से एक्ट्स को हम प्रज्यूम मानते हैं कि वो आर अप्रिशिएबल इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, सेक्शन 3 में पढ़ लिया हमने, सेल प्राइस, बिड रिगिंग वगैरह, और कौन कौन से एक्सेप्शन हमने पढ़े, अपवाद के क्या पढ़े, जॉइंट वेंचर पढ़ लिया, एक्सपोर्ट, एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट्स पढ़ लिया, IPR राइट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो और सेक्शन 3 देखिए, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड कर रखा है इसको ही, कि एनी अदर एग्रीमेंट which includes tie-in arrangement, exclusive agreement, refusal to deal, resale price maintenance, exclusive distribution agreement shall be an agreement in contravention of subsection 1। that means कि ये भी agreements अगर आपने ऐसे enter करें which include tie-in arrangement, exclusive dealing arrangement, refusal to deal, तो इनको भी हम एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स मानेंगे यदि दे आर लाइकली टू कॉज एप्रिशिएबल इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इन इंडिया। तो जो डिफरेंस क्या है अगर देखी जाए, जो ऊपर हमने पढ़ा था बिड रिगिंग वाले जो पॉइंट्स पढ़े थे, बिड रिगिंग, बिड कॉल्यूजन, वो थे शेल प्रिजम्पशन वाले। देयर यू आर द कोर्ट, देयर द कमीशन शेल प्रिज्यूम कि द एग्रीमेंट इज अ नेचर ऑफ कॉजिंग एडवर्स एप्रिशिएबल इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। हाउएवर 4 में जो 3 का जो सबसेक्शन 4 है उसमें लिखा है, उसमें शेल प्रिजम्पशन कहीं नहीं लिखा, उसमें लिखा है इफ सच एग्रीमेंट कॉजेज एन एप्रिशिएबल इफेक्ट। तो आप मतलब जनरली आप कर सकते हो ऐसे एग्रीमेंट एंटर, बट इफ दे आर कॉजिंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट देन दे विल ऑल्सो बी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। ठीक है, नो शेल प्रिजम्पशन हियर। तो वैसे हम देखिए, और एक और टर्मिनोलॉजी होती है सेक्शन, जो इनको हम बोलते हैं वर्टिकल एग्रीमेंट्स, वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, जो हायरार्की हायर और ऊपर एक नीचे वाली हायरार्की में जो एग्रीमेंट्स होते हैं, ज़्यादा डीप, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। और इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, सेल प्राइस, लिमिट कंट्रोल, शेयर द मार्केट, ये सब जो है। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 3 कवर हो चुका है, बाकी कुछ बचा नहीं इसमें। ये पढ़ लेते हैं एक बार, ये प्रोवाइडेड फर्दर दैट एंटरप्राइज एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेज though not engaged in identical or trade shall be presumed to be part of the agreement under the situation if participates or intends to participate in the further of such agreement। अगर वो एग्रीमेंट में आइडेंटिकल या सेम बिजनेस ट्रेड में नहीं है, लेकिन वो एग्रीमेंट में के फर्दरनेस में कुछ एक्ट करते हैं, तो दे शैल बी प्रिज्यूम टू बी पार्ट ऑफ दैट एसोसिएशन। ठीक है, और पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, सॉरी।
बिड रिगिंग का मतलब समझा रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। बिड रिगिंग मीन्स एन एग्रीमेंट बिटवीन एंटरप्राइज और पर्सन्स एंगेज इन आइडेंटिकल प्रोडक्शन और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ एलिमिनेटिंग रिड्यूसिंग कंपटीशन फॉर बिड्स एडवर्स इफेक्ट मैनिपुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ बिडिंग। बस ये हमारी टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ये तो पता ही होगा अपने को, जो बोली लगाते हैं उसमें मैनिपुलेशन कर देते हैं, अपने व्यक्ति को बिठा देते हैं, अपने बंदे बिठा देते हैं ताकि जो प्राइस होता है, बिड प्राइस होता है, उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकें नेगेटिव वे में। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। एक चीज़ और है इसमें इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्पस, प्रोवाइडेड नथिंग शैल अप्लाई टू एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन द एंटरप्राइज एंड एंड कंज्यूमर। ये जो सबसेक्शन है, यानी कि सबसेक्शन 3 का सबसेक्शन 4 एंटरप्राइज और एंड कंज्यूमर में नहीं लागू होगा, ये सेक्शन 3 का सबसेक्शन 4। तो जो वर्टिकल अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो एंटरप्राइज और एंड कंज्यूमर में नहीं है, वहाँ पे छूट मिली हुई है। बस इतना जानना है हमें, क्योंकि हमें कंपटीशन एक्ट के अंदर की ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में हमें घुसना नहीं है। मेन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, डोमिनेंट अब्यूज पोजीशन, ये सब हैं। बाकी हमें बेयर ट्रेडिंग करनी है अच्छे से, और कुछ नहीं है। ये एक बार पढ़ लेते हैं। टाइम अरेंजमेंट क्या होता है? इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट रिक्वायरिंग ए परचेज ऑफ गुड्स एज अ कंडीशन ऑफ सच परचेज टू परचेज सम अदर डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज। एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्शन इन मैनर द परचेज और सेलर, किसी को रेस्ट्रिक्ट करने का जो एग्रीमेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव में क्या है कि आप किसी को लिमिट कर देते हैं कि सप्लाई की, ये इतनी सप्लाई करो या इतना आउटपुट ही देना, उसको लिमिट करना। ठीक है, वो इंग्लिश है, इसकी सिंपल ट्रांसलेशन हिंदी भी समझ सकते हैं हम। रिफ्यूजल टू डील में हो गया कि रेस्ट्रिक्ट करता किसी को टू सोल्ड पर्टिकुलर गुड्स, की हम इस कैटेगरी के व्यक्ति को हम ये वाला अपना माल नहीं सेल करेंगे। रीसेल प्राइस मेंटेन्स दैट प्राइस टू बी चार्ज ऑन द रीसेल बाय द परचेजर शैल बी प्राइस स्टिपुलेटेड बाय द सेलर अनलेस इट इज़ क्लियर दैट द प्राइस इज लोअर देन दोज प्राइसेस में बी चार्ज। ये बस जस्ट रीडिंग है ना फेस की। कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा अभी भी इनमें से ये भी समझने का मन है तो यू कैन कमेंट इन द वीडियो। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। बाकी यू कैन ऑलवेज, यू आर फ्री टू कमेंट। तो ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब एक सवाल और आता है कि अब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट आपने एंटर कर लिया, अब उसके बाद का प्रोसेस क्या है भाई? अब कुछ तो करेंगे ना। CRPC में हम BNSS पढ़ते हैं, IPC पढ़ते हैं, BNS पढ़ते हैं। ऑफेंस होता क्या है, होता है तो उसके बाद FIR करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, क्रिमिनल लॉ एक्शन में आता है, चार्जशीट होती है, इंक्वायरी होती है, ट्रायल होता है, कन्विक्शन, एक्विटल, ये सब होता है। अब ऐसे ही अपना सेक्शन 19 के अंदर एक इंक्वायरी होती है, कंपटीशन कमीशन जो होता है वो इंक्वायरी करता है अगर उसको पता चलता है कि आप ऐसे एग्रीमेंट में एंटर करोगे विच इज़ एंटी कॉम्पिटिटिव इन नेचर। तो इंक्वायरी इनटू सर्टेन एग्रीमेंट्स एंड डोमिनेंट पोजीशन बाद में पढ़ेंगे, तो अभी इसको स्किप कर दो। इंक्वायरी इनटू सर्टेन एग्रीमेंट, द कमीशन में इंक्वायर इनटू एलिज्ड कॉन्ट्रवेशन ऑफ द प्रोविजन अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 मतलब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, ACA। इधर ऑन इट्स मोशन और रिसिप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब आप खुद से भी वो इंक्वायरी स्टार्ट कर सकती है सो मोटो, या वो किसी के इन्फॉर्मेशन के थ्रू भी कर सकती है। देखिए, ए रेफरेंस मेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, और एन इन्फॉर्मेशन accompanied by such fees। ठीक है, और बाकी सेक्शन पर भी हम एंड में रीडिंग करेंगे इसकी। अब मैं इसका और इम्पोर्टेंट पार्ट बताता हूँ पहले। 19 सेक्शन 19 का सबसेक्शन 3, ये देखिए, द कमीशन शेल वाइल डिटरमाइनिंग वेदर द एग्रीमेंट हैज़ एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। तो मैंने कहा था ना कि क्या सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। अब हमने पढ़ा था शेल प्रिजम्पशन वाले भी कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे थे, बिड रिगिंग, बिड कॉलिसिव बिडिंग, वहाँ पे मैंडेटरी प्रिजम्पशन था। फिर एक वर्टिकल वाला पढ़ा था हमने जहाँ पे मैंडेटरी प्रिजम्पशन नहीं था, लेकिन अगर सच एग्रीमेंट्स और वर्टिकल नेचर ऑफ एग्रीमेंट्स जो हैं वो भी कॉज करते हैं इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, तो उनको भी हम कंसिडर करेंगे सेक्शन 3 के अंदर। साथ में कमीशन जो है, देयर आर सम फैक्टर्स विच कमीशन हैज़ टू कंसिडर वाइल चेकिंग कि क्या ये एग्रीमेंट सच में एडवर्स इफेक्ट कॉज कर भी रहा है या एग्रीमेंट वैलिड है, जायज़ माना जाएगा या वॉइड माना जाएगा। देखिए ये कुछ दे रखे हैं पॉइंट्स इसमें। फॉलोइंग फैक्टर्स
क्रिएशन ऑफ बैरियर टू न्यू एंट्रेंट्स, क्या सच आपका जो एग्रीमेंट एंटर करा है आपने, क्या वो नए लोगों को आने से रोक रहा है मार्केट में या नहीं। ड्राइविंग एग्जिस्टिंग कंपटीशन आउट ऑफ द मार्केट, क्या जो आपने एग्रीमेंट करा है क्या वो एग्जिस्टिंग लोगों को मार्केट से बाहर कर रहा है, क्या उनकी दुकानें बंद करवा रहा है। फोर क्लोजर ऑफ कंपटीशन, क्या वो ऐसा एग्रीमेंट है कि वो बिल्कुल कंपटीशन को ख़त्म ही कर रहा है मार्केट से, क्या वो कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट कर रहा है। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन गुड्स ऑफ सर्विसेज, क्या जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं क्या उनमें कुछ एफिशिएंसी आ रही है, क्या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। प्रमोशन ऑफ टेक्निकल साइंटिफिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड, क्या कुछ समाज में टेक्निकल साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब फैक्टर्स हैं। कमीशन और भी फैक्टर्स कंसिडर कर सकती है, तो ये कुछ फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं। ये तो लिस्ट एग्जॉस्टिव कभी हो ही नहीं सकती ये वाली। तो सेक्शन हम क्या क्या पढ़ा, सेक्शन 3 पढ़ा, सेक्शन 19 के क्लॉज 3 पढ़ा, सब सेक्शन 3 पढ़ा। अब एक सेक्शन और पढ़ना है हमारा, उससे हमारा ये सेक्शन का होलिस्टिक नेचर कवर हो जाएगा, विच इज़ सेक्शन 27। हमने देखा कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट ए और बी ने एंटर कर लिया, फिर उसके बाद उन पर इंक्वायरी हुई, कमीशन ने इंक्वायरी भी कर ली। अब सपोज करिए वो कमीशन ने पा लिया, कमीशन फाउंड कि यस सच एग्रीमेंट इज ऑफ ए एंटी कॉम्पिटिटिव नेचर। तो व्हाट कमीशन कैन डू अंडर सेक्शन 27, 27 कैन गिव 27 गिव्स पावर टू कमीशन टू ऑर्डर against that enterprise or association, what is that power which it is provided under section 27। तो सेक्शन 27 के पास फॉलोइंग ऑर्डर्स क्या कर सकती है, वो कह सकती है कि आप डिसकंटिन्यू करिए, जो आपने करा है ख़त्म करिए इसको। वो कह सकती है जो आपने एग्रीमेंट किया है उसको मॉडिफाई करिए, ठीक करिए उसे। वो पेनल्टी लगा सकती है, कितनी कर सकती है पेनल्टी, 10% लगा सकती है टर्नओवर पे एंटरप्राइज की या उसकी इनकम पे लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में। और ये सब पावर्स हैं सेक्शन 27 के अंदर। देखिए, डायरेक्ट एनी एंटरप्राइजेज टू डिसकंटिन्यू, टू नॉट एंटर इन सच एग्रीमेंट अगेन, इम्पोज पेनल्टी। ठीक है, नॉट मोर देन 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर लास्ट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, ये कार्टल वाला पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ज़्यादा कुछ ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। और ये एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, टर्नओवर इनकम हैज़ द मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस, इट मीन्स ग्लोबल टर्नओवर। डायरेक्ट कर सकती है कि एग्रीमेंट को मॉडिफाई करो, डायरेक्ट द एंटरप्राइज टू अवॉइड बाय द अदर ऑर्डर ऑफ कमीशन, पास एनी अदर ऑर्डर यू मे डीम फिट। ठीक है, that's it for this section 3, section 19 clause subsection 3, section 27, and some definitions like enterprises under section 2 clause H. That's it.